तो आज हम लोग डबली रीइंफोर्स बीम डिज़ाइन करते हैं, जिसके लिए हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर बीम 230 mm into 600 mm over an effective span of 5 meter. The superimposed load on the beam is 50 kN per meter. Effective cover to reinforcement is taken as 50 mm. Use M20 concrete and FE 415 steel. ओके तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि डबली रीइंफोर्स बीम में टेंशन के साथ साथ कंप्रेशन में भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू IS 456 हम कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट तभी अलाउ करते हैं, तभी प्रोवाइड कराते हैं जब अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एक्सीड कर जाता है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से। ओके तो इस क्वेश्चन में हम लोग चेक करेंगे कि क्या अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एक्सीड कर रहा है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से या नहीं। अगर कर रहा होगा एक्सीड तो हम लोग डबली रीइंफोर्स बीम डिज़ाइन करेंगे, यानी कि कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड कराएंगे। अगर नहीं एक्सीड कर रहा होगा तो हम सिंगली प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि सिंगली रीइंफोर्स बीम की तरह डिज़ाइन कराएंगे। ओके तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या डाटा गिवन है। हमारे पास विड्थ अवेलेबल है 230 mm, हमारे पास ओवरऑल डेप्थ अवेलेबल है 600 mm। ठीक है, अब हमने ओवरऑल डेप्थ 600 mm कैसे लिया, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में जो डायमेंशन बीम का अगर गिवन है, अगर डायमेंशन के साथ साथ इफेक्टिव टर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो आप डेप्थ की वैल्यू को इफेक्टिव डेप्थ नहीं मानोगे, आप उसको ओवरऑल डेप्थ लेकर के कैलकुलेट करोगे। ओके तो हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है उसमें डायमेंशन के साथ इफेक्टिव टर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो हम इसको ओवरऑल डेप्थ लेकर के कैलकुलेट करेंगे, जो कि है 600 mm। तो साथ में हमने इफेक्टिव डेप्थ भी कैलकुलेट कर लिया अलग से। क्या होता है, दैट इज़ ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 50 mm, तो हमें अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास जो इफेक्टिव डेप्थ निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 550 mm। हमारे पास क्वेश्चन में इफेक्टिव स्पैन दिया हुआ है 5 मीटर, सुपर इम्पोज लोड दिया हुआ है 50 किलोन्यूटन पर मीटर, इफेक्टिव कवर गिवन है 50 mm एंड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर M20 कॉन्क्रीट। इल्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील अवेलेबल है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर FY 415 स्टील। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट यानी कि डबली रीइंफोर्स बीम तभी डिज़ाइन कराते हैं जब अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एक्सीड कर जाता है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से। तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हमें दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हम अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास टोटल फैक्टर्ड लोड या टोटल डिज़ाइन लोड अवेलेबल होना चाहिए। तो टोटल डिज़ाइन लोड के लिए हम चेक कर लेते हैं कि लोड क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। हमारे पास क्वेश्चन में सुपर इम्पोज लोड दिया हुआ है 50 किलोन्यूटन पर मीटर, और इस लोड के साथ साथ सेल्फ वेट इंक्लूडेड नहीं है, तो हमें सेल्फ वेट ऑफ बीम अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ, वॉल्यूम ऑफ बीम मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेट ऑफ RCC। वॉल्यूम ऑफ बीम LBD यानी कि लेंथ ऑफ बीम मल्टीप्लाई बाई विड्थ ऑफ बीम मल्टीप्लाई बाई डेप्थ ऑफ बीम, एंड यूनिट वेट ऑफ RCC सभी को पता है 25 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ओके तो हमें जो लोड चाहिए होगा, सेल्फ वेट चाहिए होगा, वो UDL में चाहिए होगा पर यूनिट लेंथ, तो हमें लेंथ ऑफ बीम कंसीडर नहीं करना है। तो जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो आएगा विड्थ मल्टीप्लाई बाई ओवरऑल डेप्थ। तो हमने सारी वैल्यू मीटर में कन्वर्ट करके कैलकुलेट किया, और हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो आ रही है 3.16 किलोन्यूटन पर मीटर। क्लियर हो गया। अब हमने दोनों लोड को ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल लोड आ गया, सुपर इम्पोज लोड और सेल्फ वेट को। ठीक है, 53.16 किलोन्यूटन पर मीटर। हमने इसमें आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंप्लीमेंट किया, तो हम जो है हमारे पास 1.5 है, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमारे पास टोटल डिज़ाइन लोड निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 79.74 किलोन्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब हम अपने बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम मान करके अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले वीडियो में भी ये बताया था कि अगर बीम में क्वेश्चन में सपोर्टेड कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो आप कोई भी सपोर्टेड कंडीशन कंसीडर कर सकते हैं। तो हम मान करके चल रहे हैं कि बीम जो हमारा वो है सिंपली सपोर्टेड है। तो सिंपली सपोर्टेड के लिए मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं सभी को पता है, दैट इज़ WL/8। W क्या आपका टोटल डिज़ाइन लोड है जो हमने निकाल रखा हुआ है। L क्या हमारे पास इफेक्टिव स्पैन है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 5 मीटर, एंड 8
डिवाइडेड बाई 8, तो हमारे पास जो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 249.2 किलोन्यूटन मीटर। तो हमने अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया पहले स्टेप में। अब हम लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हमारे IUS कोड में ऑलरेडी गिवन है, जो आपके एनेक्सर जी के आर्टिकल G 1.1 में मिल जाएगा। ठीक है, क्या है फॉर्मूले में? 0.36 एक्स यू मैक्स अपॉन डी 1 माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स अपॉन डी बी डी स्क्वायर एफ सी के। ठीक है, एक्स यू मैक्स अपॉन डी, ये जो रेशियो है, ये रेशियो की वैल्यू आपको आपके IUS कोड के पेज नंबर 70 से मिल जाएगी। ठीक है, जो कि अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए अलग अलग रेशियो है। तो हमारे पास जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो है FY 415। ओके, तो इस ग्रेड के लिए जो हमारे पास ये रेशियो है वो है 0.48। ओके, तो इसको पुट करके हम आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस 0.42 मल्टीप्लाई बाई 0.48, सेम वही रेशियो। बी हमारे पास 230 mm अवेलेबल था। डी हमने कैलकुलेट किया था अलग से 550 mm। तो एंड एफ सी के हमारे पास M20 के लिए ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 20। तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 191.97, जो कि अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से लेसर देन है। तो रिलेशन हमारा क्या बन रहा है कि हमारा अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एक्सीड कर रहा है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से। तो इस रिलेशन जब आपको मिलेगा, यानी कि आपको डबली सेक्शन डिज़ाइन करना है, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है टेंशन रीइंफोर्समेंट के साथ साथ। ओके, तो जब हमें पता चल गया कि भाई हमें टेंशन के साथ साथ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड कराना है, यानी कि डबली डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए IUS कोड का इस्तेमाल करते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं। तो IUS कोड में आर्टिकल G 1.2 में देखते हैं क्या बोला हुआ है, सेक्शन विद कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, वेयर द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन एक्सीड द लिमिटिंग वैल्यू। जैसा मैंने बताया कि जब ये केस आता है तभी हम कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो ये केस हमारे पास आया तो हम कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, तो जब ये केस आ जाता है तो हम कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं? तो लिखा हुआ है आगे, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग एरिया ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट यानी कि ASA कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो कंप्रेशन का एरिया हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब टेंशन का एरिया कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भी आगे फॉर्मूला दिया हुआ क्या, देन टोटल एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो इससे हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है टेंशन रीइंफोर्समेंट निकालने के लिए, दैट इज AST1 प्लस AST2। तो हम दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट आ जाएगा। तो जैसे कि हम लोगों ने IUS कोड में देखा कि कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसी इक्वेशन को यहाँ पुट करते हैं। क्या था हमारे पास? अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस माइनस लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू FSC ASC D माइनस D डैश। ओके, D डैश क्या है आपका? वो है आपका डेप्थ ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट फ्रॉम कंप्रेशन फेज, जिसको हम 50 mm मान करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक, इस वैल्यू को आप कंसीडर कर सकते हो एज इफेक्टिव कवर। ठीक है, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के लिए तो हम मान लेते हैं क्या कि ये 50 mm है। ओके, इफेक्टिव डेप्थ हमने कैलकुलेट कर लिया 550 mm। ASC हमें कैलकुलेट करना है। FSC क्या है आपका? दैट इज डिजाइन स्ट्रेस इन कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब FSC की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, इसके लिए आपको डिज़ाइन एड यानी कि स्पेशल पब्लिकेशन 16 की आपकी हेल्प लेनी पड़ेगी, जो एक अलग से बुकलेट आती है रेफरेंस टू IS 456। उस बुकलेट में आपको FSC यानी कि डिज़ाइन स्ट्रेस इन कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको स्पेशल पब्लिकेशन यानी कि SP 16 1980 के एडिशन में आपको पेज नंबर 30 पे जाना पड़ेगा। पेज नंबर 13 पे टेबल F को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप स्पेशल पब्लिकेशन 16 जब आप ओपन करेंगे पेज नंबर 13 टेबल नंबर F, तो इस तरीके से टेबल मिलेगा आपको। ठीक है, इस टेबल में क्या दिया हुआ हमारे पास? ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ है एक साइड में, और एक साइड में D डैश अपॉन D का रेशियो दिया हुआ है। D डैश सेम वही चीज़ है, डेप्थ ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट फ्रॉम कंप्रेशन फेस, और D क्या आपका इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, तो इस टेबल से आपको FSC यानी कि डिज़ाइन स्ट्रेस इन कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा। ये जो वैल्यू दिया हुआ है दिस इज द वैल्यूज ऑफ FSC। ठीक है,
तो ये कैसे मिलेगा? ये तभी मिलेगा जब आपको ग्रेड ऑफ स्टील और ये रेशियो पता हो, ठीक है। तो इसके लिए हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्रेड ऑफ स्टील हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी पता 415 है, तो हमें इस रो में से एफएससी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पहले से लिखा हुआ है क्या कि फ्रॉम SP16 डिज़ाइन एड टू IS 456, उसमें से हमें एफएससी की वैल्यू तब मिलेगी जब हमारे पास ग्रेड ऑफ स्टील और वो जो रेशियो था D'/D ये मिलेगा तभी, ठीक है। तो FY हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो D' मैंने अभी बताया क्या कि ये डेप्थ ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट फ्रॉम कंप्रेशन पे एज्यूम कर लेते हैं कि हम 50 mm प्रोवाइड करा रहे हैं। आप 40 mm लो, 50 mm लो, आपके ऊपर है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, और डी हमने पास इफेक्टिव डेप्थ है जो हमने कैलकुलेट किया हुआ 550, ओके। तो ये रेशियो निकल करके आ रहा है 0.09। तो जैसा कि टेबल में आपको दिख रहा होगा कि जो D'/D का रेशियो हमारे पास निकल करके आया था वो था 0.09, और ग्रेड जो हमारे पास थी वो है 415। तो 415 की रो में कहीं भी 0.09 की वैल्यू नहीं दे रखी हुई है, ठीक है। और जो 0.09 है वो इन दोनों कॉलम यानी इन दोनों वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंटरपोलेशन करो 0.09 के लिए, या तो आप नेक्स्ट हायर वैल्यू लेकर के आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट हायर वैल्यू का मतलब क्या कि अगर आपका आ रहा 0.09 वैल्यू तो आप टेबल में चेक करोगे कि उसके नेक्स्ट हायर वैल्यू कौन सी है। तो 0.09 के बाद नेक्स्ट हायर वैल्यू जो है इस रेशियो का वो है 0.10। तो आप इसकी वैल्यू कंसीडर कर सकते हो एफएससी के लिए, ठीक है। तो वो कितनी आ रही है 353 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो एफएससी की वैल्यू हम लोगों ने यही कंसीडर कर लिया है 353 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अगर आप इंटरपोलेशन नहीं करना चाहते हैं तो अब आपके ऊपर दोनों ऑप्शन है, या तो आप इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करो या तो आप नेक्स्ट हायर वैल्यू लेकर के चलो, दोनों सही है। तो इस पर हमने नेक्स्ट हायर वैल्यू लेकर के चला जो कि है 0.1 के लिए। तो 0.1 के लिए जो एफएससी की वैल्यू थी वो थी 353 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। तो हमारे पास एफएससी की वैल्यू भी आ गई है, तो हम सारा डाटा रख करके एएससी कैलकुलेट कर रहे हैं जो हमारे पास आ रहा है 324.3 mm स्क्वायर, ओके। तो एएससी हमारे पास निकल करके आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इस एरिया को फुलफिल करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ बार की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन में हमारे पास कोई डायमीटर ऑफ बार तो अवेलेबल था नहीं, तो हम डायमीटर ऑफ बार कंसीडर कर लेते हैं। क्या लेते हैं कि ये प्रोवाइड कर लेते हैं कंप्रेशन में कि हम 20 mm डायमीटर बार प्रोवाइड करा रहे हैं कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट में। तो अगर हम 20 mm बार लेते हैं तो हम नंबर ऑफ बार कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? दैट इज़ एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील अपॉन एरिया ऑफ 1 बार, ठीक है। तो हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है लमसम 2 बार। मैंने पहले बताया था वीडियो में कि अगर वैल्यू आ रही है 1.03 तो हम उसके आगे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, यानी कि अगर 1.03 आ रही है तो हम 2 बार लेंगे, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू को ले ली, नंबर्स में प्रोवाइड करानी है, पॉइंट में नहीं, ठीक है। 1.03, 1.5, 1.6, ठीक है। आपको नंबर ऑफ बार नंबर्स में लेना है, पॉइंट में नहीं, ठीक है। नंबर सेंस का मतलब क्या कि 1 2 3 4 ऐसे कर करके, पॉइंट में वैल्यू नहीं होती है। तो अगर 1 आ रहा है, 1 से अगर ग्रेटर देन है तो आप 2 प्रोवाइड कराओगे, 2 से ग्रेटर देन वैल्यू आ रही है पॉइंट में तो आप 3 प्रोवाइड कराओगे, 3 पॉइंट में वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 3 से तो आप 4 प्रोवाइड कराओगे, ओके। तो 1.03 आ रही है तो हम लमसम 2 बार प्रोवाइड कराएंगे। तो हमने कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट पता कर लिया है और नंबर ऑफ बार भी पता कर लिया है। हमारे पास बचता है टेंशन रीइंफोर्समेंट। अब डब्ली में टेंशन रीइंफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसके लिए फार्मूला दिया हुआ है। तो टोटल एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट इट इज़ द एडिशन ऑफ AST1 एंड AST2। AST1 क्या है? एरिया ऑफ द टेंसाइल रीइंफोर्समेंट फॉर ए सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन फॉर MU लिमिट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो AST1 है वो आप सिंगली के लिए ही कैलकुलेट करोगे, लिखा हुआ ना कि एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट फॉर ए सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन, और जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे वो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बेस पे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और AST2 का तो डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, तो AST2 में मेहनत करनी नहीं किया, आपको करनी नहीं ज़्यादा, सिर्फ फार्मूले में डाटा पिकअप करना है, ओके। तो AST1 देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो AST1 के लिए आपके आयुष कोड में क्या बोला हुआ है कि AST1 क्या है? दैट इज़ द एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट फॉर ए सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन फॉर लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो सिंगली के लिए हम लोग
EST कैसे कैलकुलेट करते थे अंडर इनफोर्स सेक्शन के लिए, वो फॉर्मूला आपको पता है 0.87 FI ASTD 1 माइनस FI AST BD FCK, ठीक। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ भी पुट करेंगे, बट केस क्या बोला हुआ है इस कोड में कि आपको लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए निकालना है। बोला हुआ था कि एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट फॉर ए सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन फॉर MU लिमिट, यानी कि लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। तो वहाँ पर हम अल्टीमेट मोमेंट की जगह लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पुट करेंगे, जो कि वैल्यू कितनी थी हमारे पास 191.97। तो बाकी डाटा हम लोग पुट करते हैं। FI की वैल्यू 415 को पता 415, इफेक्टिव डेप्थ 550, P हमारे पास 230 है, FCK हमारे पास 28, इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास 550 है। तो इसको सॉल्व करने बाद जो हमारे पास AST1 निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 1204.72 mm²। ओके, तो ST1 आ गया। अब हम लोग ST भी कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसका फार्मूला आपको डायरेक्ट IS कोड में दिया ही हुआ था। क्या था वो फार्मूला? ESC FSC अपॉन 0.87 FI। ESC क्या है? एरिया ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, जो हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। FSC क्या है? आपका सेम वही चीज, डिज़ाइन स्ट्रेस इन कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट 0.87। FI आपके पास अवेलेबल है, तो वैल्यू रखते हैं। ESC हमने कैलकुलेट किया था 324.3 mm², FSC हमने प्रोवाइड किया था 353 न्यूटन पर mm², FI 415 अवेलेबल है। तो हमारे पास EST2 निकल करके आ रहा है 317.06 mm²। ओके, तो EST1 EST2 दोनों कैलकुलेट हो गया। अब इन दोनों को ऐड करके हम टोटल एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट पता कर लेते हैं। तो ऐड करने बाद जो हमारे पास टोटल एरिया आ रहा है टेंशन का, वो आ रहा है 1521.8 mm²। ओके, अब इतने एरिया को फुलफिल करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ बार की ज़रूरत है? तो उसके लिए हम एक डायमीटर कंसीडर कर लेते हैं, और उस डायमीटर के लिए हम नंबर ऑफ बार पता कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर भी 20 mm लेकर के चल रहे हैं, और तो 20 mm के लिए नंबर ऑफ बार कैसे निकलेगा? सेम फार्मूला, एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट अपॉन एरिया ऑफ 1 बार। तो हमने सारे वैल्यू पुट की, हमारी वैल्यू कितने निकल करके आ रही है 4.84। तो जैसा भी मैंने बोला था कि अगर 4 से ग्रेटर देन पॉइंट में कोई वैल्यू आ रही है तो हम नेक्स्ट वैल्यू कंसीडर करेंगे नंबर में, जो कि है 5 बार। तो अगर 4.84 आ रहा है तो हम 5 बार पुट करेंगे इसको। ओके, तो हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। हमने डबली के लिए कंप्रेशन में कितना रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराना है हमने कैलकुलेट कर लिया था, दैट इज़ 2 बार ऑफ 20 mm डायमीटर। और टेंशन में कितना देना था हमने कैलकुलेट कर लिया था, दैट इज़ 5 बार ऑफ 20 mm डायमीटर। तो आपके रीइंफोर्समेंट के एरिया और कैलकुलेशन के बिहार पे जो हमारे पास फिगर निकल के आ रहा वो ये है। विड्थ आप लोगों को रखना 230 mm, ओवरऑल डेप्थ हमारे पास पहले से गिवन है 600 mm। हमने टेंशन में 5 बार को रिप्लेस किया 20 mm का, और कंप्रेशन में 2 बार को रिप्लेस किया, 2 बार को प्लेस किया 20 mm का। ओके,